बात करेंगे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। हल्द्वानी दौरे पर हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने जोशीमठ समेत तमाम मुद्दों पर उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मुनाफा कमाने के नाम पर सरकार ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, जिस कारण आज पहाड़ के लोगों की जान जोखिम में है। हल्द्वानी पहुंचने के बाद क्या कहा अखिलेश यादव ने? सबसे पहला उन्होंने निशाना साधा भाजपा सरकार पर। ये सरकार ऐसी है कि लगातार ऐसे कानून बना रही है जो हर चीज़ हमारी प्राइवेट के हाथ में जा रही है। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी, और जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, वो कहाँ है? स्मार्ट सिटी कहाँ है? पूरे देश में पहले प्रधानमंत्री तो नहीं हैं जिन्होंने सफाई के बारे में कुछ कहा हो, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने झाड़ू उठाया। आज बताइए, सड़कों के किनारे क्या कूड़ा खत्म हो गया? आप जो डीजल पेट्रोल खरीदते होंगे, सेस देते हैं आप स्वच्छ भारत के नाम पर। स्मार्ट सिटी बताइए आपका कौन सा बना है? क्या नैनीताल स्मार्ट सिटी बन गया? क्या हल्द्वानी स्मार्ट सिटी बन गया आपका? क्या देहरादून स्मार्ट सिटी बन गया? और कितना घोटाला हो रहा उत्तराखंड में। जितना छोटा स्टेट उतना बड़ा घोटाला। और यहाँ पर जो रेलवे का बड़ा मसला है जो सुप्रीम कोर्ट में है, पलायन की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, कितनी बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए। ये आखिरकार सरकार की गलती है जिसकी वजह से लोग पलायन किए हैं, और लोग गांव में रुके रहें, अपने नेटिव प्लेस पे रुके रहें। उसके लिए अभी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। जो सपने उत्तराखंड बनने पर दिखाए गए थे, वो सब सपने तोड़ दिए गए। और रेलवे की ज़मीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है, तो मुझे उम्मीद है कि कोर्ट गरीबों के पक्ष में, और जो लोग इतने दिनों से रह रहे हैं, कई वर्षों से रह रहे हैं, उनके पक्ष में ही फैसला आएगा। खबर लखनऊ से है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है। रामचरितमानस के दोहे और चौपाई पर आपत्ति जताई है। धर्म की आड़ में दलितों, पिछड़ों, महिलाओं का अपमान। हम रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते। कुछ चौपाइयों को रामचरितमानस से निकालने की मांग की है। रामचरितमानस में जाति धर्म का अपमान किया गया है, यह आरोप लगाया है। बीजेपी सबसे बड़ी हिंदू विरोधी पार्टी है, यह भी आरोप लगाया। 2024 को लेकर कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान सामने आया। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर तमाम बयान दिए, और अब समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य सीनियर लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा जो रचित है, उसमें जो चीज़ें हैं उस पर बैन लगाना चाहिए। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनसे जानेंगे। सर, पहले तो बिहार के मंत्री चंद्रशेखर का बयान बड़ा सुर्खियों में रहा, बड़ा विवाद हुआ। अब आप भी वही मांग कर रहे हैं कि इस पर बैन लगना चाहिए, इसके पीछे क्या वजह? आपत्तिजनक बातों को जो धर्म के नाम पर थोपा गया, वर्ग और जाति विशेष के लोगों को अपमानित किया गया, अपशब्दों के रूप में उनको नवाजा गया, इस पर मैं घोर आपत्ति कई सार्वजनिक मंचों से भी कर चुका हूं। लेकिन सही बात तो यह है कि पहली बात, तुलसीदास जी की रामायण वो स्वांता सुखाय के लिए लिखी गई थी। बाल कांड की शुरुआत में ही तुलसीदास जी ने इसका जिक्र किया है कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, इस तरीके से भाषा निबंध के माध्यम से इसको लिखता है। दूसरी चीज, धर्म कोई हो उसका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि धर्म मानव कल्याण के लिए, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। लेकिन कोई धर्म विशेष वर्ग जाति को भी अगर अपमानित करने की बात करती है तो वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि गाली किसी लिए धर्म कभी न रहा है, न रहेगा, न होगा। ऐसे कई मौके आए हैं जिसमें तुलसीकृत रामचरितमानस में इस बात का जिक्र आया है, जहां पर जातियों को इंगित करते हुए अपमानित करने की बात की गई है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। इन जिन भी जातियों का जिक्र आया, तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, ये सब हिंदू समाज की जाति है। तो आइए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला का, क्योंकि उन्होंने ही स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात किया और इस दरमियान उन्होंने इतनी जो बातें कही हैं उसके मायने निकालने की कोशिश करते हैं।
अनुभव, क्या सोच करके एक एक करके चौपाई जिसका वो जिक्र भी कर रहे थे, उसे कैसे वो मान रहे हैं कि इस चौपाई को निकालने के लिए बीजेपी को इन्वॉल्व करेंगे और ये पूरा मुद्दा बनेगा? आपको उनसे बातचीत करके क्या लगा? देखिए, बिल्कुल हमने उनसे पूछा कि भाई आप ये सारी बातें कह रहे हैं, जो तुलसीदास रचित रामचरितमानस है उसको दोहे और चौपाइयों को लेकर आप जो है ये बातें कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये कहीं ना कहीं दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का, शोषितों का उनका अपमान है और जानबूझकर जो धर्माचारी हैं उन्होंने जानबूझकर ही इस तरीके से इसको इतना प्रचलित किया। उन्होंने कुछ आपने सुनाया, कुछ दोहे थे, कुछ चौपाई थी जिसका उन्होंने जिक्र किया। हालांकि जो विद्वान है, हमने ये भी कहा कि देखिए विद्वान तो इसके वो इस तरीके से भी इसकी व्याख्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जानबूझकर इस तरीके की व्याख्या करते हैं, कहीं ना कहीं ये जानबूझकर जो है वो समाज के बारे में इस तरीके से कहा गया। कुछ जातियों का उन्होंने नाम लिया जो चौपाई में है, उसको उन्होंने कहा कि जानबूझकर इस तरीके से उनके बारे में लिखा गया। और अगर जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इस पर क्यों नहीं कुछ कहते, तो उनकी आपत्ति खासतौर से उन्हीं चौपाइयों को लेकर, उन्हीं दोहों को लेकर वो कह रहे हैं कि इसको बैन करना चाहिए, उन चौपाइयों को, जो दोहे हैं उनको हटाना चाहिए, इस तरीके की मांग वो कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, इस पर बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनके बयान के बाद विवाद हुआ तो उनको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस तरीके का बयान जो है वो दे रहे हैं। हम आपको एक तस्वीर ज़रूर दिखाएंगे। ये बीजेपी की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही थी वो अब ख़त्म हो गई है और ख़ुद मुख्यमंत्री अब निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी गहमा गहमी है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये पूरा बयान दिया है, हमने उनसे पूछा कि भाई आप समाजवादी पार्टी में हैं, MLC हैं, और आप जो ये बयान दे रहे हैं अब ये मुद्दा बनेगा, कहीं ना कहीं बीजेपी इसे एक मुद्दा बनाएगी और ये कहेगी कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, धार्मिक आस्थाओं का ख्याल नहीं रखती, तो आपका बयान माना जाए या समाजवादी पार्टी का बयान माना जाए। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी इस बयान का स्वागत करती है तो बहुत अच्छी बात है। यानी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट वो कह रहे हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी का भी है। पर सवाल यही है कि आखिर ऐसे वक्त में जब इतना विवाद पहले से छिड़ा हुआ है, ख़ासतौर से श्री रामचरितमानस को लेकर, तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह से बयान क्यों दे रहे हैं? अच्छा, अगर उनको पता है कि इतना हंगामा है, विवाद होगा, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो गलत है। हमने उनसे ये भी पूछा कि आप 5 साल तक बीजेपी में रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, तब कभी आपने इस पर कुछ नहीं कहा, तब आपने कभी इस बात को उठाया नहीं, तब बीजेपी में आप थे और आपको तब ये नहीं लगा कि बीजेपी सबसे बड़ी हिंदू विरोधी पार्टी है? तो उन्होंने कहा कि तब मुझसे किसी ने पूछा नहीं। तो खैर ये तो कहने की बात है, लेकिन हाँ, ये जो बयान अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, आप ये देखिए कि हो सकता है कि बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाए। तमाम सारे लोग यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हुए हैं। कुछ लोगों से ज़रूर हम बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से यार स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है, विवादित बयान, ये उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते, वो उसको बैन करना चाहिए। मानसिक दिवालिया टाइप के लोग हैं वो लोग, मानसिक दिवालिया हैं और उनकी सारी भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। अब समाज के प्रति अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करेंगे तो वो न घर के हैं न घाट के। कह रहे हैं कि दलितों का, महिलाओं का, शोषितों का अपमान है रामचरितमानस। उनकी मानसिकता कुत्सित हो चुकी है। मुझे लगता है उन्हें इलाज की ज़रूरत है, वो इलाज कराएं तब दलितों के बारे में सोचें। तो जी आप क्या कहेंगे? जी, उनकी मानसिकता वाकई में कुत्सित हो चुकी है और इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। समाजवादी पार्टी की मानसिकता परस्पर ऐसी बनी रहती है कि हमेशा भगवान राम के खिलाफ रहते हैं। वही मानसिकता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के अंदर जा चुकी है। आप क्या कहेंगे जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं रामचरितमानस को बैन करना चाहिए, चौपाइयों को हटा? मौर्य जी का क्या कहे, जो राम को नहीं मानेगा वो इंसान ही नहीं है, हम तो ये कहेंगे। नहीं, तमाम सारे लोग कि आज तक रामायण पढ़े ही नहीं है। भगवान राम, हाँ, यही वाला फैक्टर है। इनसे पूछिए क्या प्रूफ रीडिंग करना चाहते हैं? रामचरितमानस एक बार फिर से उनके पास भेजी ताकि प्रूफ रीडिंग करके वो एडिट करें और उसके बाद प्रकाशित हो, ऐसा चाहते हैं? ननिहाल से उन्होंने अपने सपोर्ट नहीं लिया, केवल कोल बिल माँ सेवरी को लेकर के, सेवरी अम्मा को लेकर के जो है उन्होंने सारे समाज की बात हुई उसे। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य चाह रहे हैं कि उसको री एडिट करना चाह रहे हैं क्या? वो देखिए, ये मानसिकता दूषित मानसिकता है, बस और कुछ नहीं कर सकता। भगवान बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी, हमें लगता है आने वाले दिनों में। मुद्दा जनता बनाएगी, बीजेपी की जरूरत नहीं। जनता बनाएगी, जनता खुद बनाएगी। राम 2022 में जिस तरह से बुरी हार का सामना किए,
इसी सब विवादित बयानों का इनसे दें। पूछिए कि यहाँ कह रहे आपको क्या लगता है कि 2024 पूरी में रामचरितमानस यहाँ पढ़े होंगे कार्यसमिति स्वामी में प्रसाद मौर्य? 2024 का इन रोडमैप लोगों को क्या तैयार लगता है? थोड़ा कयास लगाएं। संगठन की अपना संगठन की कार्यसमिति चल रही है, लेकिन 2024 में जैसे बयान आएंगे, ऐसी सोच उनकी होगी, तो 2024 में जनता उनको ऐसे नतीजे दिखाएगी कि फिर दोबारा ऐसी बातें करने की वो सोच भी नहीं सकते। 4000 से ज़्यादा दोहे चौपाई है रामचरितमानस में। आपको लग रहा है कि उन्होंने पूरा पढ़ा होगा या केवल एक दो चौपाई निकाल के अब वो इस पर विवादित बयान दे रहे हैं? वो अपनी कुत्सित मानसिकता से कुछ भी बोल रहे हैं। अगर वो रामायण पढ़ लेंगे तो रामचरितमानस पढ़ लेंगे तो उन्हें ज्ञान हो जाएगा भगवान राम की मर्यादा, पुरुषोत्तम राम ने किस तरह समरसता का काम किया था। वो उनकी बहुत बड़ी भूल है और इस बात को संज्ञान जनता लेगी। भारतीय जनता पार्टी को लेने की जरूरत नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मुद्दा नहीं है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस बात को जो है वो संज्ञान जनता लेगी और बीजेपी को इसको संज्ञान लेने की नहीं, लेकिन हाँ जनता इसे जरूर मुद्दा बनाएगी और 2024 के जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं जो परिणाम 2022 में रहा और अनुभव 2024 में भी अगर जो इसी इनके तरीके वोटर की हैं या फिर बयानबाजी बीजेपी के समाजवादी वोटर हैं, पार्टी बहुत सीधी सी बात है, सबने 4000 चौपाई नहीं पढ़ी होगी, सबने नहीं पढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से मुद्दा बन रहा है उससे जनमानस को पढ़ने की कोशिश नेतागण जरूर कर रहे हैं और उसका अंदाजा सिर्फ चुनाव के नतीजों में पता लगता है। खबर लखनऊ से। भाजपा की कार्य समिति की बैठक चल रही है। सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित करके इसकी शुरुआत की और इस दौरान मंच पर सभी नेता एक साथ बैठे नजर आए। बैठक में सभी नेताओं को सम्मानित किया गया। 2024 के चुनाव को लेकर यूपी भाजपा की यह बड़ी बैठक रही, जिसमें 24 के चुनाव का पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बूथ के लेवल तक, जिला और प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत करने की कवायद रही और इसी को लेकर के ये बड़ी बैठक की ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जिस तरीके से कार्यक्रम का आगाज होता है वो किया गया। एक मंच पर जो बड़े नेता थे वो सब के सब इकट्ठे रहे और सबके इकट्ठे होने का एक वक्त पे मतलब यही है कि कार्यसमिति की बैठक में सीएम योगी ने जीत वाला मंत्र दिया है। संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि 2 उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है, बीजेपी का विजय रथ बरकरार है। ये भी कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बड़ा अवसर है। नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है, वैश्विक मंत्र बन चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 उपचुनाव आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा क्षेत्र के संपन्न हुए थे। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के पूर्वानुमानों को दरकिनार करते हुए फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों उपचुनाव में विजयश्री प्राप्त करके फिर से अपनी विजेता की भूमिका को बरकरार रखा। G20 की अध्यक्षता का अवसर भारत के पास है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 इस दौरान दुनिया के अंदर वैश्विक समृद्धि, लोक कल्याण और मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने जा रही है और भारत को यह अवसर प्राप्त हुआ है। भारत को अपनी सामर्थ्य दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को भी G20 समिट के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। याद करिए, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। कर लेते हैं उन्नाव की। अचानक मौसम बदल गया। यहाँ कई इलाकों में बारिश के साथ ओले पड़ने की खबर मिल रही है। रुक रुक कर हो रही बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं और ओले गिरने से ठंड बढ़ चुकी है। ये उन्नाव के मौसम का हाल है। बारिश के साथ ओले गिरे हैं। तो पूरे दिन का हाल यहां कुछ ऐसा ही रहा। रुक रुक कर बारिश होती रही और ओले गिरने से ठंड बढ़ चुकी है। उन्नाव का वीडियो देख रहे हैं आप। ये बारिश और ओले दोनों और कुल मिलाकर के तापमान नीचे गिरा।
तो उन्नाव में बारिश की खबर मिल रही है और वहां से ही आए ये वीडियो आप देखकर अंदाजा लगाइए कि पूरे दिन वहां बारिश होती रही, ओले भी गिरे और मौसम भी ठंडा हो चुका है। तो मौसम का बदलता स्वरूप आप देख सकते हैं, बारिश तो कहीं धूप, और उन्नाव की बात करें तो यहाँ ओले भी गिरे। तो बीच में धूप, फिर थोड़े बादल और कहीं बारिश, और अब बारिश की खबर मिल रही है। उन्नाव का वीडियो आपने देखा और कानपुर से भी बारिश की खबर मिल रही है। ये देखिए आप, कानपुर में भी झमाझम बारिश और ओले गिरे हैं। पूरे प्रदेश में हल्के बादल की स्थिति थी, लेकिन इसी बीच सर्दी के मौसम में ये बारिश का वीडियो कानपुर से सामने आया है। यहाँ पर भी पूरे कानपुर में बारिश और अच्छी खासी बारिश दिखाई दे रही है। देखिए आप, तेज बारिश हुई है यहाँ पर, ठंड लौट आए और ओले गिरने की भी खबर है। ओले फसलों के लिए अच्छे नहीं, लेकिन बारिश की तस्वीरें कानपुर से, इससे पहले उन्नाव से देख रहे थे आप। कई इलाकों में बारिश की खबर मिल रही है और वीडियो भी सामने आ रहा है। कानपुर से देखिए आप, कितनी जोरदार बारिश हुई है यहाँ पर, ओले भी गिरे हैं और पूरे दिन का यही हाल रहा। कानपुर में लोगों ने फिर से स्वेटर, जैकेट और यहाँ तो समझना होगा रेनकोट की भी जरूरत पड़ेगी। तो कानपुर से ये वीडियो, जहां पर पूरे दिन बारिश की खबर मिल रही है। कानपुर वालों के लिए ये मौसम सरप्राइज रहा, जहां ठंड तो थी ही, बारिश भी आ गई और अच्छी खासी बारिश है। देखिए आप, सड़कों पर पानी दिखाई दे रहा है, लोग बारिश से बचने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं और पूरे दिन का यही हाल रहा। रुक रुक करके बारिश होती रही, लगभग हर इलाके में बारिश देखी गई। इससे पहले उन्नाव में भी यही खबर थी, उन्नाव में भी ओले गिरे हैं। कानपुर में देखिए अच्छी खासी बारिश हुई है, पूरे दिन यही हाल रहा, जोरदार बारिश हुई है। तो मौसम का मूड बदल चुका है, कुछ दिनों की धूप, फिर बादल और अब बारिश की ये तस्वीरें और ओले भी गिरे। रुक रुक करके जो बारिश हो रही है लोगों के लिए परेशानी है। मौसम का मूड भापना मुश्किल होता जा रहा है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी ठंड। और उन्नाव और कानपुर दोनों ही जगह बारिश, वो भी पूरे दिन बारिश की खबर आई है और वीडियो भी देखिए आपके सामने है। यहाँ के लोगों के लिए आज का दिन सर्दी के मौसम में बारिश वाला रहा, जहाँ ठंड तो बढ़ ही गई, लेकिन बारिश के बाद कैसा माहौल देखने को मिला उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। स्क्रीन पर वीडियो है आपके सामने, सड़क पर पानी, घरों में पानी। तो कुल मिला के आज मौसम का मूड बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। सर्दी के मौसम में बारिश की खबर उन्नाव, कानपुर से है, तस्वीरें भी हैं और सिर्फ उन्नाव, कानपुर में ही नहीं, ये देखिए अमेठी की भी तस्वीरें आपके सामने। मौसम ने किस तरीके से करवट ले लिया आपके सामने है। अमेठी में भी पूरे दिन बारिश हुई है। सूर्य देवता के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन बादल जरूर झमाझम बरसे हैं। बारिश का ये वीडियो, तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, लोग घरों में दुबके। बारिश से किसानों के चेहरों पर रौनक जरूर आई है। रबी की फसल के लिए ये पानी अच्छा होता है। रबी की फसल यानी गेहूं, सरसों के लिए ये फसल के लिए पानी अच्छा है। हालांकि ओले ना गिरे तो ठीक, लेकिन अमेठी, कानपुर, उन्नाव की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि सर्दी के मौसम में बारिश पूरे दिन आज लोगों के लिए मौसम का ये बदला मूड उन्हें देखने को मिला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।